आस्था भजन संतों के संग। अगस्त सन 1956 को देश की राजधानी दिल्ली में जन्म हुआ श्रीमती मेनका गांधी का। दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने सन 1983 में पहली बार राजनीति में कदम रखा और एक युवा नेता के रूप में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन मेनका जी की पहचान सिर्फ राजनीति से ही नहीं है, बल्कि उनको बेजुबान जानवरों के सच्चे हितैषी के रूप में भी जाना जाता है। बचपन से ही इन बेजुबानों से खास लगाव रखने वाली मेनका जी इनके कल्याण के लिए कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सन 1992 में पीपल्स फॉर एनिमल नामक संस्था की शुरुआत की और एक सशक्त पर्यावरण एवं एनिमल राइट एक्टिविस्ट के रूप में उभरकर सामने आईं। आपने एनिमल एक्टिविज्म पर कई किताबें भी लिखी हैं। निरीह एवं बेसहारा जानवरों की अद्भुत सेवा के कारण आपको सन 1997 में मार्चिंग एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट प्राइज, सन 1999 में वेणु मेनन एनिमल अलाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं अहिंसा और सद्भावना अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। पशु पक्षियों की सेवा के पथ पर कदम दर कदम आगे बढ़ती श्रीमती मेनका गांधी के साथ आइए हम भी बढ़ाएं एक कदम जीवन की ओर। नमस्कार, मैं मेनका गांधी आज आपको ऊंटों के बारे में बताना चाहती हूँ। ऊंट राजस्थान की शान है। राजस्थान के हजारों गरीब परिवार रेगिस्तान में इधर से उधर जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। मेल डिपार्टमेंट की चिट्ठियां गांव में ऊंट के जरिए पहुंचती है। गहरे कुओं से पानी निकाला जाता है। दूसरे जानवरों का चारा ऊंट ढोकर लाता है। हजारों पर्यटक राजस्थान जाते हैं ऊंट की सवारी करने। ऊंट के अलावा कोई जानवर है नहीं जो इतनी आसानी से रेगिस्तान में जी सकते। राजस्थान के ऊंट की खासियत यह है कि उनके पीठ पर एक ही कुबड़ है। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ये अनूठा जीव अब राजस्थान से भी बहुत तेजी से गायब हो रहा है। 15 साल पहले हिंदुस्तान में 6 लाख ऊंट थे, अब 2.5 लाख रह गए हैं। 5 साल के बाद केवल 5,000 ऊंट ही बचेंगे। ये भी केवल अमीरों के पास और चिड़ियाघरों में दिखेंगे। कारण एक ही है, इन्हें काटने के लिए राजस्थान से दूसरे राज्यों में तस्करी करके ले जाया जाता है। 5 साल पहले एक समुदाय के लोगों के अमीरों ने ये सोच लिया कि ईद के दिन बकरे नहीं बल्कि ऊंट को काटेंगे। ऊंट केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार से होकर बांग्लादेश जाने लगे। ये जानवर ईद के दिन बहुत ही क्रूरता से मारे जाता है। एक दिन पहले इसके आगे वाले पैर को बांध दिया जाता है ताकि ये भाग ना सके। इसके पीठ पर चाकू से शब्द लिखे जाते हैं। इसका जबड़ा तोड़ दिया जाता है ताकि वो दर्द में रहे और आसानी से काबू में आ जाए। दूसरे दिन लंबे से डंडे पर रेजर बांधकर गला काट दिया जाता है। खून वुश करके बहने शुरू लगता है। थोड़ी देर में ऊंट को कमजोरी महसूस होती है
और वो बैठ जाता है और फिर जैसे शरीर का खून बाहर निकलते ही जाता है तो ये लेट जाता है। जैसे ही लेट जाता है तो आसपास के बच्चे जो अब तक तमाशा देख रहे थे ये इसके शरीर पर चढ़कर नाचने लगते हैं और उसे लाते मारते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी मर जाए। फिर भी इसे मरने में 1 घंटा कम से कम लगता है। अब सिर को काटकर डंडे पर लगा देते हैं और मांस को खा लेते हैं। ये सब पहले केवल ईद पर होता था, अब तो एक समुदाय के लोगों को हमेशा खाने के लिए ऊंट का मांस चाहिए। हैदराबाद में एक ऊंट के मांस बेचने का नाजायज बाजार भी बन गया है। हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसे देखकर के भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये एक घनी आबादी वाले बाजार में है जहां पर कोई भी कानून नहीं चलता। ऊंट कटने के लिए कैसे जाते हैं? ये राजस्थान के पशु बाजारों में बिकते हैं। ये मेले केवल किसानों के लिए माने जाते हैं, लेकिन अब तो इनमें केवल तस्कर और कसाई आते हैं। पुष्कर मेला कोई खुशी का मेला अब नहीं रहा, ये कसाईयों से भरा पड़ा है। ये तस्कर इन मेलों में, खास करके नागौर में, किसान के रूप में आते हैं। अब जरा बताइए कि किसान ऊंट से क्या करेगा? क्या ऊंट खेतों को जोतने के लिए काम आता है? और सारे खरीदने वाले किसान केवल उत्तर प्रदेश के बागपत जिला से क्यों आते हैं? वहां कौन सी ऊंट की खेती बाड़ी होती है? ऊंट खरीदने के बाद इनके पैर बांधकर ये ट्रकों में भर भर करके लाए जाते हैं या फिर पैदल चलाकर हरियाणा से होकर बागपत में कटने के लिए लाए जाते हैं। फिर इनका मांस मेरठ और हैदराबाद भेजा जाता है। जो जिंदा ऊंट है वो चले जाते हैं बिहार और वहां से बांग्लादेश निकल जाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में 30 ऊंट पकड़े जो मेरठ कटने के लिए जा रहे थे। बागपत के एसपी ने मुझसे खुद कहा कि वो लगभग रोज ऊंट पकड़ता है। 20 दफा पकड़ने के बाद ऊंट का धंधा बंद हो गया। जिस दिन इस एसपी का तबादला हुआ, ऊंट माफिया को खबर मिल गई और ये कारोबार उसी दिन से फिर शुरू हो गया। उसी दिन मैंने 64 ऊंट झज्जर में पकड़े जो बागपत पैदल जा रहे थे। बहुत सारे ऊंट बिहार से होकर बांग्लादेश भेजे जाते हैं। मैंने अभी 140 ऊंट कटिहार और 49 ऊंट अररिया में पकड़े हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में ऊंट आने से पाबंदी लग गई है। ऊंट को मारना गैर कानूनी है। केरला हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऊंट कोई मांस वाला जानवर नहीं है। पुलिस को मालूम है कि ऊंट कटने के लिए जा रहा है, लेकिन जब ये ऊंटों के झुंड सड़क पर देखते हैं, पुलिस या तो आंख मूंद लेती है या रिश्वत लेकर जाने देती है। ऊंटों को राजस्थान के बाहर ले जाने का कोई भी वाजिब कारण नहीं है। ये खेती के काम नहीं आते हैं। ये कोलतार की सड़क पर बहुत दूर चल नहीं सकते हैं, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट एनिमल भी नहीं है। समुद्री तटों पर ये बहुत जल्दी मर जाते हैं, इसलिए इनका समुद्री तट पर जाना कानूनी तौर पर मना है। पहले ये बंबई में खेल के लिए लाए जाते थे, वो भी मना सरकार ने किया है। ये केवल राजस्थान में ही रहने देने चाहिए क्योंकि वही लोगों के जीवन और घरों को बचाते हैं। बकरे ईद पर इन्हें मारना गैर कानूनी है क्योंकि ईद पर केवल बकरे मारने की इजाजत है। आखिर ये बकरे ईद है, ऊंट ईद तो नहीं है। आज ऊंट को मारना शुरू किया है, कल गाय को, शेर को, सब ईद के नाम पर काटना शुरू करेंगे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा है कि वो ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दे। कोई भी ऊंट पशु बाजार में ना बिके और कोई भी बागपत का या राजस्थान के बाहर का झूठा किसान बनकर आए व्यक्ति इसे ना खरीदे।
ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।